हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं युतीश और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेयर्स प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम बहुत से कोडिंग इंटरव्यूज इंक्लूडिंग मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन और इंटेल में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके के कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं और उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हम लोग के पास एक स्टेयरकेस है जिसको चढ़ने के लिए हम लोग को n स्टेप्स लगते हैं। हर बार हम लोग 1 या 2 स्टेप से क्लाइंब कर सकते हैं। तो कितने डिफरेंट वेज में हम लोग टॉप को रीच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर n इक्वल टू 2 है जिसका ये मतलब है कि हम लोग 2 स्टेप्स में टॉप रीच कर सकते हैं, तो कितने वेज में हम लोग उसका टॉप रीच कर सकते हैं, उसका आउटपुट होगा 2। कैसे? फर्स्ट वे होगा कि हम लोग एक एक करके सीढ़ी चढ़े, दैट इज 1 and 1, एंड सेकेंड होगा कि हम लोग दोनों सीढ़ी को एक साथ चढ़ दें, क्योंकि हम लोग का कंडीशन ये कहता है कि हम लोग इधर 1 स्टेप एट अ टाइम चढ़ सकते हैं या फिर 2 स्टेप एट अ टाइम चढ़ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 3, तो उसका आउटपुट भी 3 हो जाएगा। और वो 3 डिफरेंट केसेस कौन से होंगे? पहला होगा 1 1 1, मतलब हम लोग एक एक करके n इक्वल टू 3 को रीच करेंगे। दूसरा हो सकता है कि पहले एक स्टेप चढ़े फिर 2 स्टेप चढ़ लिए। और तीसरा हो जाएगा कि पहले 2 स्टेप चढ़ लिए एंड बाद में एक स्टेप चढ़ लिए। तो हमने इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट जान लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और सलूशन के बारे में थोड़ा सोचें। तो चलिए ये प्रॉब्लम का अप्रोच देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर n इक्वल टू 2 है तो हम लोग जानते हैं कि इसका आउटपुट 2 आएगा और वो इन 2 केसेस के लिए होगा। अगर इसको हम लोग पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा डायग्राम आएगा कि n इक्वल टू 2 हम लोग का 2 केसेस में आ सकता है। फर्स्ट केस है दैट इज n इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हम लोग फर्स्ट स्टेयर में खड़े हैं और हम लोग एक स्टेप में सेकंड स्टेयर में पहुंच जाएंगे। एंड सेकंड केस आता है इसका व्हेन n इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग एकदम बॉटम में खड़े हैं और हम लोग 2 स्टेप्स में टॉप में पहुंच जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें हम लोग को पता चल गया कि हाँ, ये 2 वेज है जिससे हम लोग n इक्वल टू 2 में पहुंच सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग n इक्वल टू 4 रहते हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर हम लोग n इक्वल टू 4 रहते हैं तो उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लोग n इक्वल टू 4 में 2 वेज में पहुंच सकते हैं। पहला वे है कि हम लोग ऑलरेडी थर्ड स्टेयर में खड़े हैं और वहां से एक स्टेप लेके n इक्वल टू 4 में पहुंच गए। और दूसरा हो सकता है कि हम लोग सेकंड स्टेयर में खड़े हैं और वहां से 2 स्टेप लेके फोर्थ में पहुंचे। लेकिन हम लोग सेकंड में तो तभी पहुंचेंगे जब हम लोग बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग को n इक्वल टू 2 वाले केसेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि फिर से वही होगा कि हम लोग अगर फर्स्ट चेयर में खड़े हैं तो वहां से एक स्टेप, और अगर हम लोग बॉटम में खड़े हैं तो वहां से 2 स्टेप हो सकता है। सिमिलरली n इक्वल टू 3 के लिए भी 2 केसेस और निकलेंगे। एक तो हो सकता है कि हम लोग फर्स्ट चेयर में खड़े हैं और दूसरा हो सकता है कि हम लोग सेकंड चेयर में खड़े हैं। और इस केस के लिए भी n इक्वल टू 2 में फिर हम लोग को 2 केसेस और मिलेंगे जो कि सेम होंगे n1 और n0 के बराबर। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इस हिसाब से हम लोग को स्टेप्स रिक्वायर रहेंगे n इक्वल टू 4 में पहुंचने के लिए। तो अगर बॉटम से शुरू करते हैं तो हम लोग के पास कितने वेज रहते हैं? n इक्वल टू 4 अगर रहेगा तो टॉप में रीच करने के, तो टोटल में हम लोग के पास कितने सारे वेज आए? फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो टोटल में हम लोग के पास 5 वेज हैं जिससे हम लोग n इक्वल टू 4 अगर रहेगा तो उसके टॉप में पहुंच पाएंगे। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5। कंसेप्चुअली ये तरीका बहुत अच्छा है लेकिन एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे वैल्यूज को जैसे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 को रिपीटेडली बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं टू फाइंड n इक्वल टू 4। अगर हम लोग n के वैल्यू को बहुत लार्ज कंसीडर करेंगे तो ये एक तो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन देगा जो कि 2 टू द पावर n टाइम कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन रहेगा। हम लोग इसको एक एफिशिएंट सोल्यूशन दे सकते हैं यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग।
डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बॉटम अप अप्रोच से यूजिंग मेमोराइजेशन देखते हैं कि इसका सोल्यूशन को कैसे हम लोग और एफिशिएंट बना सकते हैं। इस अप्रोच के लिए हम लोग एक एरे लेते हैं। एरे का साइज होगा n+1 और ये एरे रिप्रेजेंट करेगा कि n इक्वल टू i तक पहुंचने के लिए हम लोग को कितने वेज पॉसिबल हैं। तो अगर हम लोग केस लेते हैं n इक्वल टू 0 तो बॉटम तक पहुंचने के लिए हम लोग को 0 स्टेप्स रिक्वायर्ड है। उसी हिसाब से अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो हम लोग एक ही वे से n इक्वल टू 1 में पहुंच सकते हैं, जो कि एक स्टेप चढ़ के। और अगर n इक्वल टू 2 लेते हैं तो हम लोग 2 वे से पहुंच सकते हैं। पहला है कि बॉटम से 2 स्टेप्स एक साथ चढ़ जाएं और दूसरा है कि एक एक करके पहले 1 में जाएं फिर 2 में जाएं। तो यहाँ तक तो एरे कंप्यूटेशन बहुत ही सिंपल हो गया। फॉर द थर्ड केस क्या होगा? यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख सकते हैं कि n इक्वल टू 3 तक पहुंचने के लिए 2 वेज है हम लोग के पास। एक तो है कि हम लोग ऑलरेडी n इक्वल टू 1 में खड़े रहें और एक तो है कि हम लोग ऑलरेडी n इक्वल टू 2 में खड़े रहें। बट हम लोग ये पहले से जानते हैं कि n इक्वल टू 2 तक पहुंचने के लिए हम लोग के पास 2 वेज हैं और n इक्वल टू 1 तक पहुंचने के लिए हम लोग के पास 1 वे। तो n इक्वल टू 3 तक पहुंचने के पास हम लोग के पास कितने वेज होंगे? वो होंगे n इक्वल टू 1 प्लस n इक्वल टू 2। इसका ये मतलब है कि n इक्वल टू 3 तक पहुंचने के लिए हम लोग के पास 3 वेज हो सकते हैं। सिमिलरली n इक्वल टू 4 तक पहुंचने के लिए हम लोग के पास 2 पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग 2 में खड़े रहें या 3 में खड़े रहें। तो इस केस के भी हम लोग उसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम लोग को मिलेगा 5, जो कि करेक्ट रिजल्ट है। इस कंसेप्ट को मेमोराइजेशन बोला जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेसिस ही ये है कि हम लोग रिमेम्बर करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बॉटम अप अप्रोच ये होता है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करके n तक पहुंचेंगे, जिसका ये मतलब है कि हम लोग ट्री रिप्रेजेंटेशन के बॉटम से स्टार्ट करेंगे एंड टॉप तक पहुंचेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका कोड क्या होगा। स्टार्ट करते हैं विद फंक्शन मेन। यहाँ हम लोग ने एक वेरिएबल को डिफाइन किया जो कि है n और उसको पास किया एक फंक्शन में जो कि हार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। क्लाइंब स्टेयर्स में हम लोगों ने एक एरे को डिफाइन किया है जिसका साइज n+1 है। यही एरे को यूज करके हम लोग प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर करेंगे और हम लोग अपना डायनेमिक अप्रोच को रीच करेंगे। उसके बाद हम लोग ने ब्रेकिंग कंडीशंस के वैल्यूज को डिफाइन किया है जो कि 0, 1 और 2 है, जो कि ब्रेकिंग केसेस है और उसको वे 0 के लिए 0, वे 1 के लिए 1 और वे 2 के लिए 2 रखा है जो कि ट्रू है। उसके बाद एक फॉर लूप रन किया है कि अगर n 3 या उससे बड़ा होगा तो यूजिंग दिस लूप और डायनेमिक अप्रोच हम लोग उसके नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट कर सकें एंड फाइनली रिजल्ट को रिटर्न किया। तो चलिए देखते हैं कि फॉर n इक्वल टू 3 हम लोग का आउटपुट क्या आता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका आउटपुट 3 आ गया है जो कि ट्रू भी है क्योंकि n इक्वल टू 3 के लिए हम लोग का भी रिजल्ट 3 आया था। अब चलिए देखते हैं कि n इक्वल टू 4 के लिए क्या रिजल्ट 5 आता है कि नहीं, जैसा हम लोग ने कैलकुलेट किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि n इक्वल टू 4 के लिए आउटपुट 5 आ गया है। अब कोई रैंडम से n के वैल्यू को लेके देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितना बड़ा वैल्यू आ सकता है। से n इक्वल टू 31 के लिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं n इक्वल टू 31 के लिए वैल्यू कितना लार्ज हो गया है, जो कि 21,78,309 वेज है। अगर n इक्वल टू 31 है और हम लोग 1 या 2 स्टेप्स को क्लाइम कर सकते हैं तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो सोचिए हम लोग उसको अगर इनएफिशिएंट वे से करते तो ये टाइम कितना ही लेता ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके के कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप उसे मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।